बाघ प्रिंट यानी छपाई। देख लेते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने धार जिला प्रशासन के सहयोग से बाघ प्रिंट आधारित टिकाऊ बैग बनाने के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का जो है शुभारंभ किया। ठीक है। इसका नाम जो है बागनी नदी के तट पर स्थित बाग जो गांव है उसके नाम पर रखा गया है। इस प्रिंट में सफेद पृष्ठभूमि पर लाल और काले रंग के वनस्पति रंगों का उपयोग किया जाता है। इसे हाल ही में जो है भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान किया गया है, इसलिए बाघ प्रिंट जो है आपका चर्चा में है। ठीक है। ये मध्य पाषाण कालीन एक शैल चित्रकला है, हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पनामल्य चित्रकला के बारे में यह हुआ यहाँ पे। ये चर्चा का विषय क्यों था कि एक रिपोर्ट के अनुसार जो तालागिरीश्वर मंदिर में मौजूद 1300 साल पुराने चित्र जो धूमिल हो रहे हैं, तो उसमें से जो कुछ चित्र हैं जिसमें एक मुख्य चित्र जिसमें अष्टभुजा वाले भगवान शिव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है, इसे लतात भागिनी लतात भागिनी के रूप में जो है प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। तो ये भित्ति चित्र का जो है भित्ति चित्र का पत्थर की दीवार पर चूना पत्थर जो रेत के जो प्लास्टर होते हैं उसके ऊपर बनाए गए हैं। ठीक है। बढ़ते हैं। ये भित्ति चित्र अजंता और सितन वासल के जो चित्रों की जो काफी समानता रखते हैं। जो मैं भी आपको बता चुका हूँ कि अजंता और जो सितन वासल जो चित्र है वो जो भित्ति चित्रकला है उसके बारे में आपको चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था और उन्हें जो राज सिंह के नाम से भी प्रदर्शित जो करते थे। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग। चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग। ठीक है। इसके बारे में है। चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग तेलंगाना की विशिष्ट चित्रकला है। इस पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक यानी इसको जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह नक्काशी कला का एक लोकप्रिय और संशोधित संस्करण है। यह स्थानीय रूपांकनों से अत्यधिक समृद्ध है। इसकी विशेषताओं के बारे में अगर बात करेंगे तो कथात्मक प्रारूप में चित्रित होती हैं। इनमें भारतीय पौराणिक कथाओं के साथ साथ पुराणों और महाकाव्यों से संबंधित लघु कथाओं को भी चित्रित किया जाता है। गाथा गीत गाने वाले जो लोक नायक समुदाय काकी काकी पड़ागोलू द्वारा कथा वचन में इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है। जो एक समुदाय था जो काकी पाड़ुगोलू द्वारा इसका जो है कथा वाचन में प्रयोग किया जाता था। ठीक है। इसे ज्यादातर प्राथमिक रंगों में चित्रित किया जाता था। इसकी पृष्ठभूमि में लाल रंग की प्रधानता होती थी। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा पिछुआई चित्रकला। क्या है पिछुआई चित्रकला, आइए जान लेते हैं। तो चेन्नई में कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसमें पिछवाई चित्रकला का प्रदर्शन किया गया था, इसलिए चर्चा में था। इसमें प्रदर्शनी कृतियों में से कुछ लगभग 350 वर्ष पुरानी थी। ठीक है। पिछवाई चित्रकला के बारे में अगर जाने तो चित्रकला की शैली का उद्भव 400 वर्ष पहले नाथ द्वार यानी ये राजस्थान का जो है जो उदयपुर है उसके निकट है। ठीक है। तो नाथ द्वार जो है राजस्थान का एक जो है चित्रकला शैली है। पिछवाई शब्द की उत्पत्ति पिछ यानी पीछे और वाई मतलब कपड़ा लटकाना से मिलकर बनी हुई है। इस शैली के अंतर्गत कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण के जी के जो जीवन पर आधारित कहानियों का चित्रण किया जाता था। इस शैली के चित्रों के अन्य विषय के बारे में देखें तो राधा गोपियां शरद पूर्णिमा रासलीला दिवाली होली जैसे त्योहारों पे जो है चित्रण किया जाता था। ठीक है। पिछवाई चित्रकला शैली के अधिकतर चित्रों का चित्रण पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अनुयायियों ने किया था। इस संप्रदाय की स्थापना श्री वल्लभाचार्य जी ने 16वीं शताब्दी में की थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं गरबा नृत्य के बारे में। क्यों चर्चा में रहा गरबा नृत्य, ये राजस्थान का जो है लोक नृत्य है। यूनेस्को ने गुजरात के गरबा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है इसको, इसलिए चर्चा का विषय है। ठीक है। अभी कुल मिलाकर के 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है हो गए हैं। अगर अभी गरबा नृत्य के बारे में जाने तो ये एक अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण लोक नृत्य है। इसका आयोजन हिंदी त्योहार यानी नवरात्रि के दौरान किया जाता है। गौरतलब है कि नवरात्रि उत्सव के दौरान शक्ति की उपासना की जाती थी। ठीक है। गरबा नृत्य का नाम संस्कृत शब्द गर्व से लिया गया है, यानी जैसे मान लीजिए एक घड़ा होता था। ठीक है। घोड़ा होता है,
उसमें जो यहाँ छोटे 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 छेद बनाए जाते थे और उसमें एक जो है दीपक जला के रख दिया जाता था। ठीक है, तो उसी को जो है वहां से जो है इसको लिया गया है गर्व को। ठीक है, गर्व नृत्य के अगर विशेषता के बारे में देखें तो मिट्टी के घड़े में कई चित्र किए जाते थे। इसके बाद एक दीप प्रज्वलित करके उसके अंदर रखा जाता था। इस दीपक को ही गर्व दीप कहा जाता था। ठीक है, जिसके आसपास लोग गरबा करते थे। यह नृत्य देवी अम्बे माँ के चित्र के आसपास किया जाता था। इस दौरान नर्तक वामावर्त दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज घड़े के चारों ओर चक्कर लगाकर नृत्य करते हैं। ठीक है, इसे पारंपरिक ढोल ड्रम अन्य संगीत वाद्य यंत्र इसके साथ बजाए जाते थे। ठीक है, तो ये था गरबा नृत्य की विशेषताओं के बारे में। अगर हम जाने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण जो अभी समय है उसके बारे में, तो देख लेते हैं। यह अभिसमय यूनेस्को की 2003 में पेरिस में जो बैठक हुई थी, आयुध बैठक में, इस अभिसमय को उद्देश्य जो था वो अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण करना था। इसका जो उद्देश्य है वो अमूर्त सांस्कृतिक जो विरासत है उनका संरक्षण करना है। और संरक्षण के लिए यूनेस्को के अधीन अंतर सरकारी समिति का गठन किया गया। यह समिति देशों द्वारा सूची में अपनी किसी अमूर्त विरासत को शामिल करने के लिए सौंपे गए प्रस्ताव या अनुरोधों की जांच करती है। ठीक है, और इसमें 24 सदस्य होते हैं। इस समिति में 24 सदस्य होते हैं। और इन सदस्यों का जो चुनाव होता था वो कन्वेंशन की जो महासभा है ना, वह उसके द्वारा जो है चुना जाता था। 2022 में जो भारत को 4 साल के लिए इसके लिए चुना गया था। ठीक है, 4 वर्षों के लिए चुना गया था 2022 में। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में अगर जाने तो इस अभिसमय के बारे में जो अनुच्छेद 2 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को परिभाषित किया गया है। ठीक है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है कई रूपों में इसको प्रदर्शित या व्यक्त किया गया है। देख लेते हैं कौन कौन सा। तो मौखिक परंपराएं, अभिव्यक्ति, निष्पादन कला, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान व उत्सव योजन, प्राकृतिक और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान एवं परंपराएं, और पारंपरिक शिल्प कौशल यानी दस्तकारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूंकि 15 भी कुल मिलाकर के अमूर्त जो विरासत जो सूची है उसमें 15 शामिल हो चुके हैं। भारत के जो नृत्य और जो भी मार्शल आर्ट वगैरह है वो शामिल किए जा चुके हैं। तो उन 15 में एक चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। तो कुटियाट्टम है जो संस्कृत का जो रंगमंच है। ठीक है, वैदिक मंत्रोच्चार की जो परंपरा है उसको शामिल किया जा चुका है। रामलीला जो रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन है उसको शामिल किया जा चुका है। रमान जो है गढ़वाल हिमालय वो का धार्मिक उत्सव है, अनुष्ठान रंगमंच है जो, उसको शामिल किया जा चुका है। छऊ नृत्य को शामिल किया जा चुका है। कालबेलिया जो राजस्थान का लोक नृत्य है उसको शामिल किया जा चुका है। और मुड़ियट्टू जो केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच है या नट नाटक है जो, उसको शामिल किया जा चुका है। जो बौद्ध का जो लद्दाख का जो बौद्ध जब मंत्रोच्चार है उसको शामिल किया जा चुका है। संकीर्तन जो मणिपुर में एक प्रकार का अनुष्ठान गायन जिसमें लोग जो ढोलक बजाते हैं और नृत्य करते हैं, इसको शामिल किया जा चुका है। पंजाब के जंडियाला गुरु में ठेठेरे द्वारा निर्मित पारंपरिक पीतल और तांबे के बर्तन, इसको शामिल किया जा चुका है। नवरोज को शामिल किया जा चुका है। योग, कुंभ मेला और कोलकाता में जो दुर्गा पूजा है इसको शामिल किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर के भी 15 अमूर्त जो विरासत सूची में शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अन्य सुर्खियों में जो नृत्य शैलियां रही है उसके बारे में देख लेते हैं। क्या है? चामलावा नृत्य शैली। चामलावा नृत्य शैली जान लेते हैं इसके बारे में। तिब्बती बौद्धों ने गुरु पद्म संभव का जन्म दिवस मनाने के लिए लामा नृत्य का प्रदर्शन किया। ठीक है, यह तिब्बती बौद्ध धर्म का अनोखा जो है एक मुखौटा नृत्य है। आप देख रहे होंगे ये। ठीक है, ये मुखौटा नृत्य है। इस नृत्य को अपने आप में ध्यान का एक रूप माना जाता है। ज्यादातर बौद्ध मठों में जो लोसर जैसे जो त्योहारों के दौरान इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, एक त्योहार है लोसर, इसको जो है बौद्ध मठों में इसको जो है मनाया जाता है। तो इसी में इस नृत्य का जो है आयोजन किया जाता है ज्यादातर। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि निंग मापा के संस्थापक जो है पद्म संभव जो गुरु रिपोचे ने चाम नृत्य परंपरा की शुरुआत की थी। ठीक है, इस नृत्य में सामान्यतः पद्म संभव के जीवन के दृश्यों और उनके 8 विश्व रूपों को दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कोलकली नृत्य। क्या है कोलकली नृत्य जान लेते हैं। हाल ही में सेंट थॉमस के भारत आगमन की स्मृति में केरल के त्रिशूर में कोलकली नृत्य का प्रदर्शन किया गया। ठीक है, इसलिए चर्चा में रहा। कोलकली नृत्य के बारे में अगर जाने तो यह केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में प्रचलित एक लोक कला है। ठीक है, तमिलनाडु में इस कला को कोलाट्टम और आंध्र प्रदेश में कोलामू कहा जाता है। ठीक है, इसने
कलारी पयट्टू के तत्वों को भी शामिल किया है। कलारी पयट्टू को तत्वों को शामिल किया है। कलारी पयट्टू केरल और तमिलनाडु के प्रचलित एक मार्शल आर्ट है ये, ठीक है। इसका प्रदर्शन धान की फसल कटाई के दौरान किया जाता है। तो ये था कोकली नृत्य के बारे में, कोलकली के नृत्य के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पुलिकली नृत्य, बाघ नृत्य के रूप में। आप देख रहे होंगे जो बाघ का जो पोशाक पहन करके जो नृत्य किया जाता है। तो त्रिशूर में ओणम त्योहार को कार्निवाल जैसा समापन देने के लिए 250 से अधिक पुलिकली जो नर्तक थे उन्होंने भाग लिया इसमें। और पुलिकली केरल का एक लोक नृत्य है, ये केरल का एक लोक नृत्य है। यह ओणम त्योहार के दौरान निष्पादित किया जाता है। इसमें कलाकार अपने शरीर को बाघ की त्वचा की भांति पीली, लाल और काली धारियों से रंग लेते हैं, ठीक है। वे तकिल, उडुक्कू और चेंदा जैसे पारंपरिक आज्ञात वाद्य यंत्रों की ताल नृत्य पर नृत्य करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नृत्य का मुख्य विषय क्या है? बाघ का शिकार करना है, ठीक है। इसमें प्रतिभागी बाघ और शिकारी की जो भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा अन्य कला शैलियों के रूप में। तो अभी हाल ही में जो चर्चा में रही गिलगित पांडुलिपि जो है चर्चा में रही है, तो देख लेते हैं क्या है। यूनेस्को के अनुसार वर्ष की छाल और मिट्टी लेपित गिलगित पांडुलिपियां भारत की सबसे पुराने अस्तित्वमान पांडुलिपियां हैं। इन्हें 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया था। इन पांडुलिपियों में विहित और गैर विहित दोनों बौद्ध कृतियां शामिल हैं, ठीक है। ये कृतियां संस्कृत, चीनी आदि जैसी अन्य भाषाओं के विकास पर भी प्रकाश डालती हैं। आगे बढ़ते हैं। सॉरी। इन पांडुलिपियों में समाधि राज सूत्र और संधर्म पुंडरी सूत्र यानी कि कमल सूत्र सहित अन्य बौद्ध सूत्र शामिल हैं इसमें, ठीक है। इन पांडुलिपियों को पहली बार 1931 में कश्मीर के गिलगित में नौपुर गांव में एक प्राचीन स्तूप जैसी संरचना के अवशेष में खोजा गया था इसको, ठीक है, गिलगित पांडुलिपियों को। आगे बढ़ते हैं। अगला है ओक चिकी लिपि। ओक चिकी लिपि क्या है ये? प्रधानमंत्री ने संथाली भाषा की ओक चिकी लिपि का उपयोग करके संताल जनजाति के लोगों को हूल दिवस की शुभकामनाएं दी थी, इसलिए चर्चा में रहा। ओक लिपि की जो लिपि का जो विकास है वो 1925 में रघुनाथ मुर्मू ने इसका किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संथाली एक मुंडा भाषा है। यह भाषा मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश, पूर्वी नेपाल, भूटान में बोली जाती है। अब वर्ष 1921 की जनगणना के अनुसार भारत की संथालों को जो बोलने वाली जो भाषा है तो उनकी संख्या जो है 2011 में 7.3 मिलियन है, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। इस विद्रोह की बात हो रही है, तो ये संथाल विद्रोह की बात हो रही है। तो इस विद्रोह का मुख्य कारण जो था वो 1793 का स्थायी बंदोबस्त अधिनियम था। इसके कारण वीरभूम और जो मानभूम था वर्तमान जो बंगाल में क्षेत्र में, इनका विस्थापन हो गया था, इसलिए ये विद्रोह हुआ था। आगे बढ़ते हैं। यह विद्रोह झारखंड की राजमहल पहाड़ियों में दामिनी कोह क्षेत्र में हुआ था। दामिनी कोह क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। इस विद्रोह के नेतृत्व जो दो भाइयों जो कि सिद्धू और कानू मुर्मू ने किया था, ठीक है। संताल विद्रोह को शांत करने के बाद औपनिवेशिक शासन के ने निम्नलिखित कदम उठाए थे। कौन कौन से कदम उठाए थे? तो संथाल परगना का गठन किया था इसमें, और एक संथाल द्वारा किसी गैर संथाल को भूमि हस्तांतरित करना अवैध घोषित कर दिया था। ये दोनों जो है कदम उठाए गए थे इसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है फणिगिरी कलाकृतियां। फणिगिरी कलाकृतियां क्या है? ये कलाकृतियां 200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक की अवधि के से संबंधित है। ये कलाकृतियां पहली बार 1942 में खोजी गई थी और 2003 में इनकी फिर से खोज हुई। फणिगिरी सांप के फन के आकार की पहाड़ी जो कि तेलंगाना राज्य का एक छोटा सा गांव है, वहां पे ये प्राप्त है, वहां से मिली है, ठीक है। मुख्य तथ्य के रूप में अगर देखें इसके बारे में, तो ये कलाकृतियां बौद्ध धर्म के इतिहास में एक युगांतकारी परिवर्तन को दर्शाती हैं। ये बुद्ध के दैवीकरण और बौद्ध परंपरा जो प्रथाएं हैं में संत घोषित जो बौद्ध जो प्रथाओं में जो संत घोषित करना, अनुष्ठानों को प्रचलन शुरू होने से प्रमाण प्रस्तुत करती हैं ये, ठीक है। यहाँ से प्राप्त एक कलाकृति में बुद्ध को सलवट पड़े हुए
रोमन टोगा यानी कि विशेष रूप से जो सफेद परिधान था पहने दर्शाया गया है। यह कलाकृति चूना पत्थर से बनी हुई है। ठीक है, यहां से प्राप्त तोरणों से महायान और हीनयान, महायान और हीनयान, जो अगर आप देखेंगे बौद्ध संगीत जो हुई तो उसमें चार बौद्ध संगीत होती है, उसमें जो चतुर्थ बौद्ध संगीत होती है उसमें हीनयान और महायान को जो है विभाजन हो जाता है। ये आपकी जो है 72वीं ईस्वी में जो उस समय कुंडलवन क्षेत्र में हुआ था, जो संगीत हुई थी कुंडलवन क्षेत्र में कनिष्क द्वारा। ठीक है, कनिष्क जो है उस समय शासक थे, उनके समय में ये चतुर्थ बौद्ध संगीत होती है और उसी में हीनयान और महायान का विभाजन हो जाता है दो रूपों में। ये बौद्ध धर्म से संबंधित जो संप्रदाय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वज्र मुष्टि कलागा क्या है ये जान लेते हैं। वज्र मुष्टि कलागा कुश्ती का एक अनूठा रूप है। यह पारंपरिक कुश्ती से अलग होता है। इसमें दो यानी जो दो जट्टी लड़ाकू शामिल होते हैं। ठीक है, जट्टी मतलब जो लड़ाकू होते थे। इसमें प्रतिद्वंदी कुश्ती में शामिल होने के लिए वज्र मुष्टि नामक एक हथियार का उपयोग करते हैं। वज्र मुष्टि को नक्कल डस्टर यानी भुज भी कहा जाता है। ठीक है, इस खेल में जो पहलवान पहले अपने प्रतिद्वंदी के सिर से जो खून निकाल लाता है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, इसका आयोजन नवरात्रि के 9वें दिन मैसूर पैलेस में किया जाता है। ठीक है, कर्नाटक के जो है मैसूर पैलेस में किया जाता है नवरात्रि के 9वें दिन में। ठीक है, इसका पहली बार उन लोग के चालुक्य वंश, इनका शासनकाल 1124 से 1138 के बीच था। राजा सोमेश्वर की कृति जो कि मन सोल्लास से प्राप्त होता है। ठीक है, पुर्तगाली यात्री फर्नानो नूनिज ने फर्नानो जो नूनिज थे, इन्होंने भी जो कुश्ती के इस रूप का उल्लेख किया है। उनके अनुसार यह खोज विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी। तो ये था हमारा वज्र मुष्टि जो है कला का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण स्थल। सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण स्थल, तो पहला स्थल है किलाड़ी उत्खनन। किलाड़ी उत्खनन, ठीक है, क्यों सुर्खियों में रहा? हाल ही में तमिलनाडु के किलाड़ी में पुरातत्ववेताओं ने संगम युग की क्रिस्टल कार्ड से बनी एक जो भार मापक इकाई की खोज की है, इसलिए चर्चा में रहा। तो जान लेते हैं किलाड़ी या किल्डी उत्खनन इस जो स्थल के बारे में क्या है। किलाड़ी तमिलनाडु में वैगई नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। ठीक है, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और तमिलनाडु पुरातत्व विभाग द्वारा इसका उत्खनन किया जा रहा है। ठीक है, किलाड़ी उत्खनन का महत्व अगर आप देखेंगे तो इसकी ऐतिहासिक सटीकता की पुष्टि करना, नगरीय बस्ती उद्योगों का अस्तित्व, कम लिपि इसके बारे में हमें यहाँ जानकारी मिलती है। तो देख लेते हैं ऐतिहासिक सटीकता के बारे में। तो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी से 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व के साथ जो है लौह युग 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लुप्त संबंधों के कुछ समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, नगरी बस्ती किलाड़ी पुरातत्व जो पुरा स्थल है, नगरी सभ्यता की सभी विशेषताएं मौजूद हैं। उद्योगों का अस्तित्व देखें तो उत्खनन से जो है बुनाई उद्योग की विविध चरणों का पता चलता है। वहां से रंगाई उद्योग और कांच के मनकों के उद्योग के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, जो तमिल ब्राह्मी लिपि है, पाए गए मध्यभांडों को कुछ जो है टुकड़ों पर तमिल ब्राह्मी लिपि में लेख मिले हैं यहाँ से। ठीक है, यह संगम युग से संबंधित है। ठीक है, संगम युग के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, एक नजर देख लेते हैं क्या है। जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी से 3री शताब्दी ईस्वी जो है तब यह प्राचीन तमिलनाडु व केरल काल का जो है संगम काल जो है कहा जाता है उस क्षेत्र के तो। ठीक है, तो संगम का तात्पर्य है कवियों और विद्वानों की सभाओं से। ठीक है, जो इसमें 3 जो है सभाएं होती हैं। ठीक है, तो कवियों का जो वर्ण के सामाजिक वर्ग की जानकारी देता है ये संगम कवियों का। इसमें जो पहला और तीसरा जो हुआ था वो मदुरै में हुआ था, जो बैठक हुई थी। ठीक है, दूसरा जो है कपालपुरम में हुआ था। ठीक है, इसमें एक जो तोल काप्यम जो सबसे पहला संगम युग साहित्य है इसके बारे में चर्चा मिलेगी। ठीक है, जो है शिलापादिकारम और मणिमेखला को जुड़वा महाकाव्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसके अन्य जो है महाकाव्य हैं। आगे चलते हैं, सुर्खियों में रहे अन्य समकालीन स्थल के बारे में देखते हैं। तो अगला है पौरपनेई कोट्टई।
ये स्थल है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु का स्थल है ये, ठीक है। तो तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में अवस्थित जो है पौरपुने स्थल की अ, खुदाई से संगम युग से संबंधित सोने का स्टड, यानी हड्डी से सोने का स्टड, हड्डी से बना एक नुकीला औजार और एक कार्नेलियन मनका प्राप्त हुआ है यहाँ से, ठीक है। इसलिए ये चर्चा में था। उत्खनन स्थल में यह समाधान स्थल का जो है संकेत मिला है, तथा दुर्ग क्षेत्र में स्थल के अंदर जल निकायों के प्रमाण मिलते हैं यहाँ से, ठीक है। हड्डी के नुकीले औजारों को खोज जो संकेत मिलता है, ये जो कोट्टई बुआई उद्योग का स्थल है, ठीक है। ये था इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, आदि चंदलूर के बारे में जानते हैं। अगला टॉपिक है जो हमारा, ठीक है। यह एक पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना के लिए आधारशिला रखी गई है, यानी कि आदि चंदलूर में एक पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना के लिए आधारशिला रखी गई है। आदि चंदलूर उन 5 स्थलों में से एक है जिन्हें प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा जो केंद्रीय बजट में जो 2020-21 का जो केंद्रीय बजट था उसमें की गई थी, ठीक है। इसके जो 4 अन्य स्थल हैं तो आप देखेंगे, राखीगढ़ी जो हरियाणा में पड़ता है, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, धौलावीरा गुजरात और शिव सागर असम, ठीक है। इसके जो अन्य 4 स्थल है, 5 स्थलों की इसमें बात हुई थी 2020-21 के बजट में। तो आलचंदूर लोह युग का एक समाधान स्थल है। यह तमिलनाडु के तुतुकुडी जो जिला है वहां, जिसमें जो है जिले में जो है तमिलवर्णी नदी के तट पर यह स्थित है, ठीक है। आदिचंदूर महापाषाण संस्कृति को संदर्भित करता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुर्खियों में रहे अन्य महत्वपूर्ण स्थल के बारे में जानते हैं। तो इसमें पहला है जूना जो है घटिया स्थल, जूना घटिया स्थल, जान लेते हैं इसके बारे में। पुरातत्वविदों ने 2018 के बाद से इस जगह पर 500 समाधियों यानी जो समाधान थे की खोज की है। जो जो घटिया पूर्व हड़प्पा स्थल जो स्थल है, समाधि स्थल है, यह गुजरात के कच्छ जिले के जो लखपत तालुका में स्थित है। और अब तक जो है दर्ज जो है सबसे बड़ा जो है ये पूर्व हड़प्पा समाधि स्थल हो गया है, ठीक है। कौन सा? जूना घटिया स्थल। गुजरात में अन्य जो स्थल है, जो हड़प्पाकालीन जो स्थल है, लोथल है, सुरकोदड़ा है, आपका धोलावीरा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चेब्रोलू जानते हैं क्या है? चेब्रोलू आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित एक कस्बा है। इस कस्बे में कई मंदिर निर्मित हैं, ठीक है। इस स्थान पर पूर्वी चालुक्य, वेलनती जो जो चोट थे, वेलनती चोट, काकतीय, कोटा राजुलू और पेरिसचेदी जो आदि राजवंशों जो शासन किया था इस पे, ठीक है। और मुख्य मंदिर के रूप में अगर आप देखेंगे तो जो चतुर्मुख ब्रह्मेश्वर है, भीमेश्वर है और आपके नागेश्वर स्वामी है, आदि केशव मंदिर है। तो इसके बारे में जो दिया हुआ है, तो चतुर्मुख जो महेश्वर जो मंदिर है, यह एक तालाब के बीच में स्थित है और यह भगवान ब्रह्मा को समर्पित है, ठीक है। भीमेश्वर मंदिर की बात करें तो ये इसका निर्माण पूर्वी चालुक्य राजा चालुक्य भीम ने करवाया था 9वीं शताब्दी ईस्वी, ठीक है। यह 2 मंजिला जो है मंदिर है और इसमें एक विशाल शिवलिंग विद्यमान है, ठीक है। नागेश्वर स्वामी मंदिर की बात करें तो शिव मंदिर है, ये 11वीं सदी में बना, ठीक है। आदि केशव मंदिर की बात करें तो इसका स्थापत्य जो है चोल शैली से में निर्मित है और मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये जो मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर परिसर में स्तंभ जिनके बाहर की ओर सिंह की खड़ी मुद्रा में आकृतियां निर्मित है, ठीक है। अगला स्थल है हमारा मेनहीर, मेनहीर, ठीक है। तेलंगाना के विरासत संरक्षण के उत्साही समर्थक तेलंगाना के मुदमुल गांव में मेनहीर के लिए यूनेस्को के दर्जे की मांग हो रही है, इसलिए ये चर्चा में है। मेनहीर जो है महापाषाण काल के बड़े सीधे खड़े पत्थर हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहे होंगे। आमतौर पर इन्हें किसी समाधि स्थल के रूप में या किसी समाधि स्थल के करीब स्मारक के रूप में स्थापित किया गया है। अगर पुरातत्व के अनुसार देखें तो मेनहीर को इस तरह से स्थापित किया गया है कि वे विश्व संक्रांति जैसे विशिष्ट दिनों की सीधी रेखा में छाया बन सके, ठीक है। इस प्रकार मेनहीर की मदद से आरंभिक जो कृषक होते थे, जो कृषक समुदाय था, वो सूर्य की बदलती स्थिति का चार्ट बना सकते थे, ठीक है। ऐसे अवलोकन से उन्हें ऋतुओं को समझने में मदद मिलती थी, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं इसका उपयोग घड़ियों और कैलेंडर के रूप में भी किया जाता था।
ठीक है। मुलमुल स्थित जो मेनहिर है इसके बारे में दिया है कि मुलमुल गांव में दक्षिण पूर्वी एशिया में मेनहिर के सबसे बड़े समूह का जो केंद्र है ये, और 3500 साल पुराने जो अ, जो मुलमुल जो स्थित मेनहिर है, जो 3500 साल पुराना जो है, इसको देखा जा सकता है। स्थानीय लोग इन्हें नीलू रल्लू नीलू रल्लू कहते थे, जिसका अर्थ होता है खड़े पत्थर। तो ये था मुलमुल स्थित मेनहिर के बारे में। अगला टॉपिक है तोप्पिकल्लू या हैट स्टोन। ठीक है, हैट स्टोन के बारे में जानेंगे। ये केरल के मलप्पुरम जिले में तिरुनावाया के निकट नागापारंबा में बड़ी संख्या में महापाषाणकालीन हैट स्टोन पाए गए हैं। ठीक है, तिरुनावाया भरतपूजा नदी के तट पर स्थित है, और इसे प्राचीन मन्नाकम की भूमि माना जाता है। ठीक है, मन्नाकम जो 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाली शासकों की भव्य सभा को कहा जाता है। ये 12 साल में एक बार जो है आयोजित होती थी, इस सभा को मन्नाकम कहा जाता है। ठीक है, हैट स्टोन को मलयालम में तेप्पेकल्लू कहा जाता है। ये अर्धगोलाकार लेटेराइट पत्थर है। इनका उपयोग महापाषाण काल के दौरान समाधान या कलशों को ढकने के लिए किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना सुंदरगढ़ प्राकृतिक मेहराब। सुंदरगढ़ प्राकृतिक मेहराब जो चर्चा में है, जो भारतीय भू वैज्ञानिक जो सर्वेक्षण है, सुंदरगढ़ प्राकृतिक मेहराबों को भू विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, यह ओडिशा के सुंदरगढ़ वन प्रभाग की कनिका रेंज में अवस्थित है। यह मेहराब आकार में अंडाकार और लगभग 12 मीटर ऊंची है। यह निम्न मध्य जुरासिक काल की है। ठीक है, यह निम्न मध्य जुरासिक काल की है, और इसे भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब माना जाता है। सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब माना जाता है इसको। इसके अतिरिक्त तो दो अन्य प्राकृतिक जो मेहराब है, वो तिरुमाला जो पहाड़ियां जो तिरुपति में, ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो मौजूद है। ठीक है, अगला है शिशुपालगढ़। शिशुपालगढ़ जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में भूमाफियों ने दुर्गीकृत जो प्राचीन नगर शिशुपालगढ़ की दीवार के एक हिस्से को नष्ट कर दिया है, इसलिए चर्चा में है। शिशुपालगढ़ के बारे में अगर जाने तो यह भुवनेश्वर के निकट स्थित है। इसका निर्माण 7वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया था। यह कलिंग राजवंश की राजधानी थी। इसका दुर्गीकरण 3री शताब्दी ईस्वी के आसपास तब किया गया था, जब राजा खारवेल ने इस नगर की मरम्मत करवाई थी। ठीक है, इस योजना संरचना पूर्णतः, इसकी जो योजना और संरचना है, इसकी पूर्णतः वर्गाकार रूप में है, और चारों ओर से सुरक्षात्मक प्राचीरों यानी दीवारों से घिरा हुआ है। यह नगर प्राचीन समय में व्यापार और वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। ठीक है, इसे प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय स्तर पर संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। ठीक है, ये था शिशुपालगढ़ के बारे में। आगे बढ़ते हैं। भायखला रेलवे स्टेशन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। क्यों चर्चा में है? ये मुंबई में है। ये एक तरह से सबसे पुराना स्टेशन के रूप में भी देखा जाता है। इस रेलवे स्टेशन को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार प्रदान किया गया है। इससे पहले भी कई स्थलों को जो है जो उसको ये पुरस्कार दिया जा चुका है। जैसे आप अगर देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय म्यूजियम को मिल चुका है। गोलकोंडा किले की जो बावड़ियां हैं उनको मिल चुका है, जो हैदराबाद में है। और डोमकोंडा किला जो कमार रेड्डी जो तेलंगाना में है, इसको मिल चुका है। 2022 में अलग अलग श्रेणियों में इसको पुरस्कार मिल चुका है इनको। रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, भायखला रेलवे स्टेशन की, तो यह रेलवे स्टेशन 169 साल पुराना है। ठीक है, यह एशिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2000 से पुरस्कार का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत वाले क्षेत्रों को संरक्षण और उनकी पुनर्बहाली के प्रयास में लगे व्यक्ति या संस्था का सार्वजनिक निजी भागीदारी को सम्मानित करना है, इसका उद्देश्य। ठीक है, विशलिंग विलेज का मतलब यहाँ पे यह है कि यहाँ पे लोग बोल के नहीं बुलाते हैं, सीटी बजा करके एक दूसरे को इंगित करते हैं, इसलिए इसको विशलिंग विलेज के रूप में देखते हैं। ये चर्चा में इसलिए रहा कि एक सांसद ने प्रधानमंत्री के समक्ष जो है मेघालय के कोंगथुंग गांव की विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यह भारत का एकमात्र विशलिंग गांव है जो लोगों द्वारा नाम की बजाय सीटी बजाकर एक दूसरे को बुलाना है, इसलिए इसको विशलिंग विलेज बोलते हैं। ठीक है,
अगर कोंगथोंग गांव के बारे में जाने तो कोंगथोंग मेघालय की पूर्वी खासी पहाड़ियों में अवस्थित है। ठीक है, और यह अपनी अनूठी परंपरा यानी जिंगरवाई लवली के कारण विश्लिंग विलेज के रूप में लोकप्रिय है। जिंगरवाई लवली का अर्थ है वंश की प्रथम महिला का गीत। ठीक है, ये एक ऐसी परंपरा है जिसके तहत एक माता अपने शिशु को जन्म के समय उसे नाम की बजाय एक धुन या लोरी से पुकारती थी। ठीक है, वहां से ये परंपरा चली आ रही है। कोंगथोंग लोगों का संबंध सेंग खासी जनजाति से है। यह समुदाय खासी भाषा बोलती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।